नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में कई सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पर्सनालिटी टेस्ट और बिहेवियरल का जो हम लोग टेस्ट कर रहे थे उसके बारे में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी साइकोलॉजिकली टेस्ट में। तो आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को रोज-चेच-इंकबॉट टेस्ट के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था। उसके साथ कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, तो उस पर भी बात करी थी। तो आज मैं आप लोगों को वेस्टमिनिस्टर इंटेलिजेंस स्केल के बारे में भी बता चुका हूँ और उस सारी चीज़ों पे 16 पर्सनालिटी फैक्टर, ये सारी चीज़ों पे हम बात कर चुके थे। तो आज उसी कड़ी में मैं कुछ और आपके अंदर जो पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड कुछ बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में बात करूँगा। तो जो लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करें वो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आज मैं आपको वेसर ब्लॉक डिजाइन के बारे में बताऊंगा। एक प्रकार से पर्सनालिटी टेस्ट करने का एक तरीका है जो कि साइकोलॉजिस्ट वेसर के द्वारा दिया गया है। इसमें ये बताया जाता है कि आप किसी भी चीज़ को पर्सनालिटी आप कैसे चेक करेंगे, उसके पैमाने क्या होंगे। तो पहला पैमाना ये होगा कि आपके अंदर थॉट्स आने चाहिए। वो थॉट्स जो आप अपने माइंड में जनरेट करते हैं कि आप किस तरीके के थॉट रखते हैं, आपके थॉट्स अच्छे हैं, वैल्यू बेस्ड हैं कि नहीं हैं, आप कितने इथिकल हैं, कितने नर्म से भरे हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं, सोसाइटी के जो मानक बने उनके आप अनुरूप काम कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी बेहतर है। आप इमोशनली किस तरीके से स्टेबल हैं, कि इमोशनली कंट्रोल हैं, कितने ज़्यादा आपके इमोशन पे आप कितना ज़्यादा इमोशन में रहते हैं। जैसे कि आप कब खुशी होते हैं, कब दुखी होते हैं, कब नाराज़ होते हैं, किसके साथ कितना एंगर है, कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना लाइकनेस है, कितना गुड है, कितना कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कितना आपका स्टेट ऑफ माइंड है। तो ये इमोशन पे आपकी भी पर्सनालिटी डिपेंड करती कि आप सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं। आपके पॉजिटिव इमोशन है या निगेटिव इमोशन है, या आप जो मैंने आपको कैनन बार्ड की थ्योरी बताई थी कि आपके जब माइंड में इमोशनल चेंज होते हैं तो जो आपकी थैलेमस ग्लैंड होती है, जो आपकी स्टिमुलाई होती है, वो कहीं ना कहीं जाके जो आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होती है जहाँ पे इमोशन फॉर्म होते हैं, तो इसमें न्यूरोलॉजिकल बेसिस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैनन बार्ड करते हैं कि वैसे ही आपके अपने पास परिवेश में वैसे ही जैसे आपके परसेप्शन सेंसेशन में क्रिएट होती है चीज़ें, वैसे वो एक्शन लेने लगती, वैसे ही आपको साइकोलॉजिकली चेंज आपके माइंड में देखने को मिलता है। वह उसी की वजह से इमोशन फॉर्म होते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। एटीट्यूड आपका कैसा है, आप किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि निगेटिव एटीट्यूड है, कि आपका एटीट्यूड किस बिहेवियरल एटीट्यूड कैसा है, आपका इस तरीके से साइकोलॉजिकल एटीट्यूड कैसा है, वैल्यू बेस्ड एटीट्यूड कैसा है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आपकी पर्सनालिटी को वो भी एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका बिहेवियरल कैसा है, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे उनके सम्मान करते हैं, किस तरीके से पेश आते हैं, आप कैसे कहाँ किस तरीके से रिस्पेक्ट देना है, कहाँ किस तरीके से किसी का सम्मान करना है, आपका पॉजिटिव बिहेवियर है या निगेटिव बिहेवियर है, किस परिस्थिति और सरकमस्टेंसेज में आप कैसे बिहेव करते हैं, किस प्रकार के इंटेलिजेंस वहाँ पे आप शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के आपकी पर्सनालिटी को बनाती हैं कि आप कितने मजबूत हैं अंदर से, कितने जिद्दी हैं, किसी काम को लेकर आसानी से किसी चीज़ को सरेंडर नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें वीकनेस आपका कि आप किसी चीज़ पे कितनी जल्दी हार मान लेते हैं या अंदर से बहुत मजबूत हैं, वीक नहीं होते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को बेहतर तरीके से जानते हैं, या कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं हो गई है, उसमें एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं आ गया है, या आप कहीं ना कहीं जो आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर उसमें चेंजमेंट देखने को तो नहीं मिल रहा है, कहीं पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं हो गया, या जुनाइल डिलिंक्वेंसी या और भी जितने साइकोलॉजिकल मेंटल जो आपकी साइकोपैथोलॉजिकल स्टेट है वो तो नहीं कहीं डिस्टर्ब हो रही है, चेंज हो रही है। थॉट प्रोसेस आपके पॉजिटिव से निगेटिव तो नहीं हो रहे हैं, या कोई ऐसी सरकमस्टेंसेज या ऐसी कोई परिस्थिति या ऐसी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को मोल्ड करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो ये वेसर ब्लॉक डिजाइन है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था।
अब मैं आप लोगों को थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में बताऊंगा। ये टेस्ट जो है इस प्रकार का ये टेस्ट किया जाता है जिससे हम किसी की पर्सनालिटी को चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ कार्ड रखे जाते हैं जिस कार्ड के जरिए हम ये शो करते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, कि मेल और फीमेल है, कि ये इसमें से एडल्ट है कि चिल्ड्रेन है। उन एक कार्ड को इसमें ब्लैंक रखा जाता है। इस कार्ड के माध्यम से हम ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि वो एक्चुअली में उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मेल है उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की है, फीमेल की किस तरीके से वो बिहेव करता है, एडल्ट किस तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ हम किसी चीज़ को थीम दे के उनका एप्रिसिएशन करते हैं कि जैसे महिलाएं होती हैं वो देखिए ज़्यादा जोवियल नेचर की होती हैं, उनकी पर्सनालिटी ज़्यादा साफ सफाई, ज़्यादा उनके वैल्यू इथिक्स रहता है। एक आदमी में थोड़ा ऐंठन रहती है, ईगो पर्सपेक्टिव उसका रहता है। तो ये सारी चीज़ें कार्ड के जरिए और विजुअलाइजेशन के जरिए हम उसकी पर्सनालिटी, उसकी सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो ये इसका अब यूज अगर थीमेटिक का देख लीजिए तो इसका यूज मिलिट्री लीडरशिप पोजीशन में होता है कि आदमी होता है, अगर उस वो आदमी है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब वो मिलिट्री पे जा सकता है। फॉरेंसिक पर्पज के लिए किया जाता है कि उसने ऐसा काम क्यों करा है। जनरली आप क्राइम में देखें आदमी ही ज़्यादा क्राइम करता है तो उसका मोटिवेशन क्या होता है कि या तो वो पैसे कमाना चाहता है या ग्रज लेना चाहता है। तो ये भी पर्सनालिटी का एक एटीट्यूड है। क्राइम के क्षेत्र में आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट या ह्यूमन की पर्सनालिटी को किस तरीके से बेहतर करा जाए, उसमें भी इस प्रिंसिपल का यूज जो हो सकता है कि अगर अचीवमेंट की बात देखो तो अचीवमेंट देख लो, या तो फियर ऑफ फेलर देख लो कि डर फेलर का ज़्यादा डर किनको होता है। लड़कियों को जल्दी हार मान लेती हैं, आदमी थोड़ा जिद्दी होता है तो वो समाज के हिसाब से जेल ले जाता है। आप देख लीजिए ज़रा सा एग्जाम में फेल हो गई तो सुसाइड कर लेती हैं। तो ये पर्सनालिटी ही तो है कि उनका व्यक्तित्व तो कैसा है। हॉस्टिलिटी देख लीजिए, महिलाओं में ज़्यादा होती है, पुरुषों में कम होती है। वो ज़्यादा सम्मान और इन सब चीज़ों पे चक्कर नहीं लगाते हैं, बहुत जिद्दी टाइप के होते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें आप देखते रहते हैं। एक सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के जरिए हम पर्सनालिटी चेक करते हैं कि उससे कहते हैं कि कोई उसको विजुअल दिखा देते हैं, कोई इमेज दिखा देते हैं, कुछ लिख देते हैं, फिर उसको कहते हैं कि ये सेंटेंस कंप्लीट करो। तो जो पढ़ा लिखा है, जो उस फील्ड का ज्ञानी है, वो तुरंत उस चीज़ को कंप्लीट कर देगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इसकी पर्सनालिटी अच्छी है। या हम कुछ भी ड्रा कर देंगे और उससे पूछेंगे कि इसके आगे की इमेज बनाओ, अगर वो उसका विजुअलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करा होगा, उसको मालूम होगा। या कोई स्टोरी थोड़ी सुना देंगे, फिर उससे कहेंगे कि इस स्टोरी को कंप्लीट करो। अगर वो ज्ञानी होगा तो फटाक से दिमाग लगा के आगे की स्टोरी बना लेगा। और जिसको पता ही नहीं होगा, जो बारबेरियन होगा, अनसाउंड होगा, जिसकी बुद्धि ही नहीं खुली होगी, वो थोड़े इस टेस्ट को कंप्लीट कर पाएगा। तो उसकी पर्सनालिटी हम कैसे बनाएंगे। तो एक ये भी चीज़ है। एक मैं आप लोगों को और बताता हूँ, एक जर्मन फिजिशियन है जिनके द्वारा ये फिलॉसफी दी गई है पर्सनालिटी की। इसको हम हर्बर्ट वॉन ग्रास्पी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि हम कैसे वर्ड के जरिए, पिक्चर के जरिए, सिंबल के जरिए किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं कि अगर कोई आदमी वर्ड के जरिए बता देता है या पिक्चर से कोई चीज़ बता देता है तो मतलब उसको पता है, उसका इंटेलिजेंस लेवल ठीक है, उसकी पर्सनालिटी बेहतर है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब मैं आपको विल्हेम वाउंड की, जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फ़िलासफ़ी 1879 में दी थी, ये फ़िलासफ़ी ये बताता है कि हम लोग के जो थॉट प्रोसेस हैं वो सेम नहीं होते हैं। इस वजह से हमारी पर्सनालिटी में भी डिफरेंस होता है। किसी के थॉट प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, वैरी करते हैं, एक जगह स्टेबल होते हैं, तो उसका माइंड जो होता है वो ज़्यादा ठीक चलता है, ज़्यादा उसमें इंटेलिजेंस और ज़्यादा अटेंशन रहता है, ज़्यादा अटेंटिव रहता है। लेकिन किसी किसी का जो थॉट होता है वो हमेशा क्या करता है, वैरी करता रहता है, जल्दी जल्दी जो उसका मीटर है वो बढ़ता रहता है, जो स्पीड ऑफ थॉट है वो वैरी करता रहता है। ये डिफर करता है एक आदमी से दूसरे आदमी तक, जिसकी वजह से जो फोकस करना होता है वो एक आदमी के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, और जिसके थॉट धीरे धीरे वैरी करते हैं उसके लिए फोकस ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो जिसका फोकस बढ़िया होगा उसकी पर्सनालिटी बेहतर होगी, वो ज़्यादा चीज़ें
सीखेगा, ज़्यादा उसका व्यक्तित्व निखर के आएगा। तो एक ये भी साइकोलॉजिस्ट विलियम वाउंड के द्वारा थ्योरी दी गई है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब मैं आप लोगों को अल्फ्रेड बिनेट का एक टेस्ट होता है, जिन्होंने 1857 में इस टेस्ट को डिफाइन करा था। ये अल्फ्रेड बिनेट एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं। वो कहते हैं कि जो भी हम चीज़ें अपने आसपास देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, अनुभव करते हैं, वो भी हमारी पर्सनालिटी में जुड़ती हैं। जैसे हमने कितनी अपनी ज़िंदगी में नॉलेज एक्वायर करा है, प्रैक्टिकल नॉलेज अपने आसपास समाज से देखा है कि तुम मुझे क्या सिखाओगे जो मैंने सीखा है अपने हालातों से। तो वही सारी चीज़ें कि हालात सबसे बड़े आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकते हैं। मेमोरी जो आपके माइंड में चीज़ें स्टोर है, आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में कितना मॉडल है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितना है, जो आपको मैंने सैफरीन एटेंशन मॉडल पढ़ाया था मेमोरी में, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने कितना अपने खोपड़ी में वोकैबुलरी के तौर पे स्टांग कर रखा है, उससे आपको पता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो उससे भी आपकी पर्सनालिटी निखर के आती है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को, कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है, आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से अगर हार मार जाते हैं, इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी अभी कमज़ोर है। जो आदमी जिद्दी है, स्टबर्न है, किसी भी सिचुएशन में हम खोद के निकाल लेंगे कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ाएंगे रास्ता उसी तरीके हो जाएगा। तो इस तरीके की जो पर्सनालिटी वाले होते हैं वो जल्दी हार नहीं मानते हैं। तो वो किसी भी सिचुएशन में डाल उसका हमेशा ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वो ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ एक फ्यूचर जो उनका गोल होता है वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है। उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड झलकता है कि हाँ, मुझको ये काम करना है, मुझको इस चीज़ के अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करना है और इस चीज़ का सल्यूशन निकाल के जनरल गुड के लिए रखना है। तो इस तरीके के भी लोग होते हैं जो आप उनकी पर्सनालिटी पे चार चांद लगाता है। तो ये अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा, जो एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं, 1857 में इस प्रिंसिपल को दिया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब कुछ और आप लोगों को एक इंसान की पर्सनालिटी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, वो बदलती रहती है। तो धीरे धीरे इस पे काफ़ी गहन अध्ययन करा कि एक इन्फेंट का हम जब डेवलपमेंट करते हैं, एक छोटे बच्चे की पर्सनालिटी को कैसे बदलते हैं, तो उसके लिए एक साइकोलॉजिकली टेस्ट, उसके माइंड का टेस्ट किया जाता है, जिस प्रिंसिपल को बाउले स्किल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। ये जिसमें साइकोलॉजिकली हम बच्चे के टेस्ट लेते हैं कि उसकी कंसेप्चुअल स्किल कितनी है, वो कॉन्सेप्ट को पकड़ पा रहा है। जैसे अब उसको पढ़ाया गया कि चांद और तारे, तो चांद के बारे में बताया गया कि चांद में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूरज के पास खुद का प्रकाश होता है। तो वो इसी स्किल को पकड़ता है। ये इंफॉर्मेशन उसको कोई दी जाती है कि दिल्ली की राजधानी ये है, बैट कब ये होता है, कैट ये होता है, डॉग ये होता है, तो उनको याद करता है। तो उसके जरिए हम उसका डेवलपमेंट करते हैं, उसकी पर्सनालिटी को बदलने का प्रयास करते हैं। कोई चीज़ बताई जाती है तो उसको समझ पा रहा है, कंप्रहेंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे कोई शायरी पढ़ाई गई या कोई शेर पढ़ाया गया, माना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तो इस तरीके में क्या वो उस दीद का मतलब समझ पा रहा है, उस शायरी को कंप्रहेंड कर पा रहा है, एनालिसिस कर पा रहा है। तो इस तरीके से कोई चीज़ दिखाई गई, बताया गया कि ये कूलर है, ये पंखा है, ये खाना है, ये घोड़ा है, ये गधा है, उस चीज़ को विजुलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो एक ये भी चीज़ है, कितनी उसकी मेमोरी में कौन कौन सी चीज़ें स्टोर करी जा रही हैं, वो उनको कितना रिकॉल कर पा रहा है, उसके जो वोकैबुलरी बताया जा रहा है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ताकि वो चीज़ों को समझे, जाने, उनके बारे में मीनिंग एसोसिएशन बना सके। तो इस तरीके से बाउले ने कुछ चीज़ें हैं जिनका उन्होंने साइकोलॉजिकली टेस्ट करा। फिर उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट की बातें बताई कि हम एक इंसान में जो इन्फेंट का इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे कर सकते हैं, कि अगर वो जनरल मेंटल एबिलिटी उसकी कितनी है, कि वो 2-2 4 समझ पा रहा है कि नहीं, 3-3 6 समझ पा रहा है कि नहीं।
फूड को बारे में जानता है कि नहीं, ड्रिंक के बारे में जानता है कि नहीं, मेंटली वो कितनी चीज़ों को जान पा रहा है, जोड़ भाग गुणा घटाना आता है उसको कि नहीं, मेजर मोटिव क्या है उसका, उसको ये सब चीज़ें, मकसद क्या है, पढ़ाई को क्यों कर रहा है, उसको उससे कुछ समझ में आ रहा है, उसको इंटेलिजेंस उस पर इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर बच्चे को पढ़ाना है तो उसके अंदर इंटरेस्ट जगना चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट नहीं बना पा रहा तो पढ़ाई से भागेगा। तो ये जिम्मेदारी माता पिता की है, स्कूल के टीचरों की है, समाज की है, जो बड़े बड़े हमारे फिलोसफर हैं या बड़े बड़े जो शिक्षाविद हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो भी इस तरीके से कैरिकुलम बनाए, इस तरीके से सिलेबस को बनाए, इस तरीके से अट्रैक्टिव चार्मिंग बनाए कि बच्चा उसको मजाक मजाक में सीखे, ना कि उस पर इतना फोकस और इतना परेशान हो। फिर कैसी वैल्यू दी हैं तुमने उसको, कैसे उसका फैमिली पालन किया है, किस प्रकार की वैल्यू है, किस प्रकार के उसके वैल्यू हैं, किस प्रकार के उसकी हैबिट्स हैं, किस प्रकार के उसके थॉट प्रोसेस हैं, कितना वो लोगों को सम्मान देता है, रिस्पेक्ट करता है, समाज में किस तरीके से वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखता है कि बड़ों का सम्मान करो, सबको बराबर समझो, दया भाव रखो, हॉनेस्टी इंटीग्रिटी रखो, कंपैशन रखो, किसी से लड़ो नहीं, भाईचारा बना के रखो। तो ये सब वैल्यू तो हैं। किस वैल्यू को कितना महत्व देता है, सोशल वैल्यू को, इकोनॉमिक वैल्यू को, साइकोलॉजिकल वैल्यू को, मनी की वैल्यू को, इथिक्स की वैल्यू को, नॉर्म को, कस्टम को, ये सारे उसी के अंदर आते हैं। तो ये वैल्यू एक बड़ा टॉपिक है। मटेरियल वैल्यू को कि नॉन मटेरियल वैल्यू को कि साइकोलॉजिकल वैल्यू को भी, मेंटल वैल्यू को कि इथिकल वैल्यू को कि इन्वायरमेंटल वैल्यू को कि सोशल वैल्यू को कि एजुकेशनल वैल्यू को, कितनी प्रकार की वैल्यू या एटीट्यूड कि उसका कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करता है, उसके मीजर्स क्या हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर एक उन्होंने तीसरा स्टेप बताया कि हम बच्चे का 3 तरीके से एटीट्यूड कर सकते हैं। पहला हम उसके अंदर कॉन्सेप्ट स्किल डालते हैं, दूसरा उसके अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट बनाते हैं, तीसरा हम उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट डाले हैं, जो इंटेलिजेंस डाला है, क्या वो उसको समझ पा रहा है, उसकी रीजनिंग लगा पा रहा है, उस चीज़ को, वो जो टैलेंट हमने उसको एक्वायर दिया है वो उसको एसेस कर पा रहा है, समझ पा रहा है, जान पा रहा है। ये सारी चीज़ें आती हैं। और फिर जब हम एप्टीट्यूड ये सारी चीज़ें डाल देते हैं तो उसने क्या अचीव करा, उसने उससे कितना सीखा, कितना जाना, तो वो उसकी पर्सनालिटी पे 4 चांद लगाता है। तो ऐसा बाउले का स्केल इन्फेंट डेवलपमेंट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में समझते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी ये भी एक हमारे कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कहती है कि अगर हमको किसी भी चीज़ को, पर्सनालिटी को समझना है या किसी भी चीज़ पे हमको थोड़ा सा भी अगर इंटेलिजेंस लाना है तो हमको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ बिना इमेजिन करे, आप जब तक इमेजिन नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी यही कहती है कि आप क्रिएट करें तो उसमें इमेजिन करें, डिजाइन करें, कुछ प्लान करें कि मुझको पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ना है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या वैल्यू है मेरी, किस तरीके से मेरे इथिकल एटीट्यूड में कैसे डेवलप करूं। दूसरा है कि उस चीज़ को इवेलुएट करें, डिसाइड करें, प्रायोरिटी दें कि मुझको अभी क्या करना है, पढ़ना है। माता पिता अपने बच्चों की प्रायोरिटी को समझें कि अभी उसके खेलने की उम्र है, कितना उसके ऊपर प्रेशर डालना है, किस तरीके से उसको जस्टिफाई करें। तीसरा एनालिसिस करें, कंपेयर करें दूसरे बच्चों के साथ। ये नहीं कि उसको, दूसरे बच्चे का माइंड हो सकता है ज़्यादा तेज चलता हो या उसका न्यूरोलॉजिकल जो एबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो, तो उसको एक्सप्लेन करें, उसकी कैटेगरी बनाएं, उसको ज्ञान दें, उसको सही डायरेक्शन में ले जाएं। तो वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अप्लाई करें, जो भी ज्ञान है उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, उसको प्रैक्टिकल लाइफ से इलस्ट्रेशन दें या जानकारी दें, जिससे जो उसके अंदर एक इंटेलिजेंस लेवल का बेहतर डेवलपमेंट हो सके कि उसको फिर वो कितना अंडरस्टैंड कर पा रहा है। उसके लिए उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, उसके साथ डिस्कस करें। फिर ये देखें कि क्या वो सारी चीज़ें रिमेंबर कर पा रहा है, तो उसको डिस्क्राइब करें, रिलेट करें, कोई स्टोरी से याद कराएं या कुछ भी करें जिससे वो बेहतर उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो एक ये भी प्रिंसिपल है जो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो मैं आप लोगों को कई सारी चीज़ें बताया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ें समझे होंगे। तो अब मैं आप लोगों को एक और थ्योरी बताता हूँ, वर्ल्ड वार थ्योरी, जो कि 1914 में 1918 के बीच ये थ्योरी आई। ये थ्योरी रॉबर्ट यार्कर के द्वारा दी गई, जब वो वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय कि वर्ल्ड वार में कैसे जो सैनिक हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे, तो क्या उनके पास उतना इंटेलिजेंस है भी या नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने ये थ्योरी, इंटेलिजेंस टेस्ट की थ्योरी दी, जो किसी भी इंडिविजुअल को जब वो यूएस आर्मी में रिक्रूट कर रहे थे, मतलब भर्ती कर रहे थे, तो उन्होंने उसको दो भागों में रखा। एक को आर्मी अल्फा बोला कि अल्फा मेल, जैसे हम सोचते हैं ना किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना, लिटरेट रिक्रूट, जिसके पास बुद्धि है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको जनरल नॉलेज की समझ है, सिनोनिम सेंटोनिम की समझ, उसको कुछ बताया जाए तो वो समझ ले, इंटरप्रेट कर ले, जिससे वो अपने कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र कर सके, जिससे जो उनका चैन रिएक्शन है वो बना रहे, उनकी जो एक चैन है, जो एक पूरी टीम है, उस पर पूरी कम्युनिकेशन फ्लो होती रहे। तो वो अल्फ़ा मेल की तरफ उसको आर्मी अल्फ़ा माना कि ये जो चीज़ बताई जा रही है उसकी प्रॉपर एनोलॉजी कर पा रहा है कि नहीं, सिमिलरिटी बना पा रहा है कि नहीं, आगे काम आएगा कि नहीं, ये किस प्रकार से हमारे जो आर्मी में वर्ल्ड वार में जब लड़ाई होगी तो सारी बातें बता देगा, सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देगा बड़े आला अधिकारी के खिलाफ। तो इसको हायर पोजीशन में रखा गया। दूसरा आर्मी बीटा है। आर्मी बीटा में उनको कि क्या ये थोड़ा बारा पढ़ा लिखा, अगर इनको कोई पिक्चर दिखा दी जाए तो ये अपने बड़े आका को बता पाएगा कि नहीं, कोई अगर कहीं कुछ छूट रहा है तो क्या वो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन बड़े अधिकारियों को दे पाएगा, जिससे वो प्रॉपर रणनीति बना सके, प्लानिंग कर सकें और अपने वर्ल्ड वार में उनकी जो देश की सेना है वो मजबूत हो सके। वो जो मिसिंग लिंक है उनको जोड़ पाएगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम उसको दी जा रही तो उसको आसानी से सॉल्व कर ले रहा है कि नहीं, ताकि उनका जो कोऑर्डिनेशन बना है वो बेहतर तरीके से बना रहे। तो ये उनके स्कोर के ऊपर बेस्ड थी कि जो ज़्यादा स्कोर लेके आ गए उनको आर्मी अल्फ़ा में रखा गया, जो कम स्कोर लेके आ गए उनको आर्मी बीटा में रखा गया। तो ये भी तो एक माइंड का इंटेलिजेंस चेक करने का तरीका हो सकता है। तो ये थ्योरी दी गई थी रॉबर्ट यार्कर के द्वारा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब आप लोगों को एक थ्योरी और बताता हूँ, जीएफजीसी थ्योरी। जीएफजीसी थ्योरी जो 1963 में दी गई थी रेमंड बी कॉटेल के द्वारा और जॉन हॉर्न के द्वारा। ये थ्योरी बताती कि हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है वो दो प्रकार से पैदा होता है। जो हमारे अंदर मानसिक क्षमता है, मानसिक हमारी एबिलिटी है, वो दो प्रकार से आती है। इसमें एक फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है जो हमको सोचने के लिए अलाउ करता है, समझने के लिए अलाउ करता है, कोई भी चीज़ पे हम अपना ओपिनियन बनाते हैं, नई नई नॉलेज एक्वायर करते हैं, चाहे हम अपने आसपास के परिवेश से हो, घर से हो, दोस्तों से हो, यारों से हो, समाज से हो, सोसाइटी से हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हो, बड़े बड़े फिलोसफर से हो। तो ये क्या होता है, ये हमारा बायोलॉजिकल बेस होता है, क्योंकि जब हम तक सोचना ही नहीं शुरू करेंगे तो फिर हमारी बायोलॉजिकली जो थिंकिंग है वो कैसे आएगी। तो ये बायोलॉजिकल बेस पे मजबूत है। ये हमारी ज़िंदगी के आधार पे कि हम जब छोटे से सोचना शुरू करते हैं, हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता आती है, हम थोड़े बड़े होते हैं, इन्फेंट से मैच्योर होते हैं, तो उस स्टेज में ये हमारी ज़िंदगी में एडल्टहुड तक बढ़ती रहती है। लेकिन धीरे धीरे ये क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि ये हम इसमें नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं। जब तक एक्वायर करेंगे तभी तक तो बढ़ेगी, जब नहीं एक्वायर करेंगे तो हम भुला जाएंगे। लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की बात करें तो ये हम नॉलेज अपने स्किल के जरिए एक्वायर करते हैं, अपने आसपास से, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, लर्निंग से। तो अब लर्निंग कोई भी हो सकती है, इकोनॉमिक लर्निंग, पॉलिटिकल लर्निंग, एजुकेशनल लर्निंग, साइकोलॉजिकल लर्निंग, सोशल लर्निंग, इकोनॉमिकल लर्निंग, कोई भी लर्निंग हो सकती है, इंडिविजुअल लर्निंग, पब्लिक लर्निंग, सरकमस्टेंसेज की लर्निंग, किसी भी प्रकार की लर्निंग हो सकती है। तो ये लर्निंग क्या है? लर्निंग जो आप अपने आसपास से, अपने परिवेश से, अपने ज़िंदगी के बुरे समय से, बेकार समय से, अच्छे समय से जो आपने जीवन में अनुभव प्राप्त करा है, इसीलिए ये पूरी उम्र तक जाता है, क्योंकि ये भूलता नहीं, क्योंकि इसने आपने प्रैक्टिकल चीज़ों से गुजरे हैं। तो ये आपकी वोकैबुलरी में, माइंड में स्ट्रांग हो जाता है लंबे समय के लिए, इसीलिए थ्रू आउट लाइफ स्पैन पे चलता है। तो इसको जीएफ जो जीसी थ्योरी द्वारा दी गई थी, ये रेमंड बी कॉटेल बताते हैं कि इंटेलिजेंस दो प्रकार के होते हैं। तो वो दो इंटेलिजेंस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ।
अब मैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करता हूँ। साइकोलॉजिकली एट्रीब्यूट्स में स्टेबल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमेशा हमारे ज़िंदगी में इंटेलिजेंस के समय स्टेबल रहते हैं, वो कभी कम ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग इंटेलिजेंस होते हैं, लंबे समय तक इंटेलिजेंस चलते हैं, क्योंकि हमारे बिहेवियर हमारी पर्सनालिटी पे डिपेंड करते हैं और इससे हमारा फ्यूचर जो होता है हम उसका अनुभव लगाते हैं कि हम फ्यूचर में किस तरीके से बढ़ेंगे। क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग इंटेलिजेंस में ये होता है कि हमारा ज्ञान, हमारी वैल्यू, हमारे इथिक्स, हमारे बिहेवियर, हमारी सोच, हम पर्टिकुलर सरकमस्टेंसेज में किस तरीके से बिहेव करें, तो ये स्टेबल होता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ अपने ज़िंदगी से सीखते रहते हैं, इंटेलिजेंस एक्वायर करते रहते हैं। तो ये लॉन्ग लास्टिंग इंटेलिजेंस होता है। एक इंटेलिजेंस होता है जो हमारा फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड की तरह बहता रहता है कि अगर एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ये समय समय पर बदलता रहता है। अगर अच्छा टाइम है तो हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अच्छे घर परिवेश में है तो हमारा इंटेलिजेंस बेहतर होगा, क्योंकि हम अच्छे कॉलेज, अच्छे सोसाइटी में, अच्छे वैल्यू में रहे हैं, अच्छे लोगों से हमारे तालमेल है, अच्छी संगति हमको मिली है, अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, तो हमारे अंदर जो एटीट्यूड है वो अच्छे होंगे। तो अगर हमारा टाइम बेकार चल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम ऐसी सोसाइटी में पैदा हुए जहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं, तो हमारा इंटेलिजेंस कहाँ बेहतर होगा। तो ये सिचुएशन और टाइम पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपका टाइम ख़राब है, आप बहुत ज़्यादा इंसॉल्वेंसी पे चल रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपको दो वक्त खाने को रोटी नहीं मिल रही, तो इंटेलिजेंस तो बहुत दूर की बात है, पहले पेट ही जिया लें उतनी बहुत बड़ी बात है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम, किस समय पैदा हुए थे। अब जो आज से पहले पैदा हुए थे 1930-35 तब अंग्रेजों का राज था, तो इंटेलिजेंस तो दूर की बात, वो लोग उनके कायरता और इन्हीं सारी चीज़ों से परेशान थे। अब जो 21 सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन के इरा में पहुंचा, उसके लिए पर्याप्त अपॉर्चुनिटी है, पर्याप्त संभावनाएं हैं, अपार उसके रोजगार के अवसर हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सरकार कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री एक ग्राम सड़क योजना की हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, तो ये सब इंटेलिजेंस के तो फैक्टर हैं। सुकन्या समृद्धि योजना हो, जितनी सभी चीज़ें हैं सब कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। तो ये इससे वजह से सरकार कितनी लिबरल है। हमारा जो वेलफेयर स्टेट है उसमें तमाम ऐसे प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल राइट हमारा आर्टिकल 21 में तमाम प्रोविज़न दिए हैं जो इसकी बात करते हैं कि राइट और लाइफ किसी भी आदमी की हम डिप्राइव नहीं कर सकते हो, चाहे खाने का अधिकार हो, चाहे हेल्थ का अधिकार हो, चाहे एजुकेशन का अधिकार हो। तो ये इंटेलिजेंस हमारे अंदर पैदा करता है। इंटेलिजेंस हमारी सोसाइटी से, हमारे नम से, हमारे कस्टम से, हमारे वैल्यू से, हमारे पीयर ग्रुप से, हमारे सोशलाइजेशन से, हमारे रिलीजियस स्किल से, और भी बहुत सारे हमारे सरकमस्टेंसेस से, हमारी पर्टिकुलर किस सोसाइटी से आते हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं, कैसा हमारा परिवेश है, किस प्रकार से कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से हम पढ़े हैं, कैसे हम लोगों से मिले हैं, कैसी हमारी विचारधारा है, किस प्रकार के हमारे थॉट प्रोसेस हैं, हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स किस तरीके से हमको रियर करें हैं, नर्चर करें हैं, सारी चीज़ों उस पर जिम्मेदार होती हैं। हमारी वैल्यू कितनी, हम कितने कंपैशन है, कितनी ऑनेस्टिगिटी है, कितने हम दूसरों को सम्मान करते हैं, इक्वालिटी कितनी है, फ्रेटर्निटी हमारे अंदर कितनी है, कितना हम दूसरों से लगाव करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा नज़रिया लाइफ को लेकर कैसा, हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी को देखते हैं, या हम निगेटिव नर्वस चीज़ों से बने हैं, या हम इमोशन से जुड़े हैं, या हम इमोशन को कंट्रोल करना जानते हैं, अपनी भावनाओं को आसानी से नहीं झलकाते हैं, किसी भी सरकमस्टेंसेज परिस्थिति में हम अपने को उठना सीखते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो ये हमारी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की थ्योरी बताती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब फ्रांसिस गाल्टन द्वारा एक थ्योरी दी गई है इंटेलिजेंस की, जिसको हम ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया कि इंटेलिजेंस हेरिटेबल होता है। हेरिटेबल का मतलब वो चला आ रहा है, आपके जो पूर्वज हैं उनसे चला आ रहा है। अगर उनके जीन्स उस तरीके के रहें, वो इंटेलिजेंस रहें, उनके जो क्रोमोजोम है, चाहे वो पुरुष के हों या महिला के, जब फर्टिलाइज होते हैं, ओवम बनता है, तो उसमें जीन होती हैं। वो जीन में कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो उनके बच्चों तक जाते हैं। वो जब उनके बच्चों तक जाते हैं, तो अगर माता पिता होशियार होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, तो उनके ही
कुछ जो गुणसूत्र होते हैं, जो कलाएं होती हैं, उनके बच्चों तक जाती हैं, तो वो जो उनके बच्चों तक जाती हैं वो भी एक इंटेलिजेंस का रोल प्ले करते हैं। तो इसको वो हेरिटेबल मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि ये यूजोनिक मूवमेंट में उन्होंने ये पता लगाया कि कुछ सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण ये इंडिविजुअल में गिफ्टेड होते हैं, क्योंकि जैसे आपके माता पिता के जीन्स होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं, उनके अंदर जो स्किल होती हैं, जो बिहेवियर होता है, और जो एक प्रकार से इंटेलिजेंस आता है, या जो भी पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं वो उनके बच्चों पे दिखते हैं। तो उसको ये मानते हैं कि वो सेंसरी एबिलिटी का यूज करते हुए इस चीज़ को अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन ये कभी कभी कहते हैं कि जो सेंसरी एबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं कि सबकी एबिलिटी सेंसेस की जो माइंड की है वो सेम हो, इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। कोई लोग होते देखते मैथ बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को साइंस बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को कुछ चीज़ देर में समझ में आती, जल्दी समझ में आ जाती, जिसको लोग गॉड गिफ्टेड कहते हैं। तो ये वाकई में जो माइंड की न्यूरॉन्स सेल्स की सोमाटो हमारा सिस्टम है वो, या नर्वस सिस्टम है वो, सबका एक ही तरीके से काम नहीं करता, इसमें डिफरेंस भी है। इसी डिफरेंस की वजह से ये जो डिस्क्रिमिनेशन है सेंसेस का, यही हमारी इंटेलिजेंस, हमारी योग्यता को कम ज़्यादा कर देता है। तो ऐसा फ्रांसिस गाल्टन का मानना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को सोमाटोटाइप थ्योरी के बारे में बताता हूँ। ये थ्योरी जो दी गई है ये विलियम सेल्डन के द्वारा दी गई है। इस थ्योरी में वो बताते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं, कि हमारा बॉडी का जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसे हमारा इंटेलिजेंस होगा। ये बस जो थ्योरी है ये इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट के जरिए, जब भ्रूण में बच्चा पैदा होता है या भ्रूण में बच्चा माता के गर्भ में ठहरता है, तो उस पर बॉडी स्ट्रक्चर का भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कि अगर बच्चा में इंडोमॉर्फ पाया जा रहा है, मतलब कि वो जो बच्चा होगा वो फन लविंग होगा, सबसे बोलेगा, हंसेगा, थोड़ा मोटा होगा और मजाकिया टाइप का होगा, सबसे प्रेम व्यवहार करेगा, तो अगर वो बच्चा फैड होगा। दूसरा उन्होंने मेसोमॉर्फ बताया कि ऐसे जो लोग होंगे उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर होगी, मतलब मस्कुलर का मतलब मजबूत होंगे, बलशाली इंटेलिजेंस उनके पास होगा। तो एक ये भी तरीका हो सकता है। एक्टोमॉर्फ अगर उनमें पाया गया भ्रूण के समय, तो वो इंटेलेक्चुअल होगा, पढ़ा लिखा होगा, टैलेंटेड होगा, ज्ञान से समृद्ध होगा, बहुत ज़्यादा उसका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत ज़्यादा होगा। इस तरीके से, और उस तरीके के जो बच्चे होंगे वो हमेशा अकेले रहना पसंद करेंगे, लोनली रहना पसंद करेंगे, स्किनी टाइप के होंगे, इस तरीके के लोग होंगे। तो ऐसा मानना है विलियम सेल्डन का जो सोमाटो टाइप थ्योरी, जिसके बारे में वो बताया कि इंटेलिजेंस आप बॉडी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी पता लगा सकते हैं। कि अगर फैट है तो फन लविंग होगा, मेसोफर्म है अगर उसके अंदर तो वो मस्कुलर होगा, इक्टोमॉर्फ पाया जा रहा है अगर उसकी बॉडी में इस तरीके के जो एंजाइम्स होते हैं तो वो लॉनली होगा, पीपल जो स्किनी टाइप का होगा। तो ये भी एक प्रिंसिपल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइप ए थ्योरी, तो टाइप बी थ्योरी पर्सनालिटी जो है वो मेयर फ्रीडमैन जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है उनके द्वारा दी गई है। टाइप ए में ये होते हैं कि जो इस तरीके के लोग होते हैं वो बहुत जल्दी में रहते हैं, हर काम इनको जल्दी जल्दी करना होता है। स्ट्रांग होते हैं कि हार नहीं मानते हैं, कि सच ही जब विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कि जो लोग चाहे कितनी विपत्ति आ जाए वो आसानी से हार नहीं मानते हैं। जो सूरमा होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो अपना धैर्य नहीं खोते हैं। जैसे हमारे देश के जो योद्धा हैं जो हमारे बॉर्डर फोर्स में रहते हैं वो आसानी से हार नहीं मानते हैं। तो आप भी अपने ज़िंदगी में इस तरीके का एटीट्यूड बनाइए कि सच ही जब विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है। कि जो लोग कायर होते हैं, डरे होते हैं, वही डर जाते हैं विपत्ति में, और क्षण एक नहीं धीरज खोते। जो सूरमा लोग होते हैं वो अपना क्षण एक भी समय धीरज नहीं खोते हैं, उससे लड़ते रहते हैं और निकलते हैं। तो बस आपको भी अपने अंदर इसी तरीके का एटीट्यूड अंदर डेवलप करना है, तभी आज आपके ज़माने में, इस ज़माने में आप सर्वाइव कर पाएंगे, वरना आप लोग को लोग कहाँ फेंक देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो अब दूसरी टाइप बी की पर्सनालिटी होती जो आपके अंदर काल्मनेस लाती है, पेशेंस लाती, कि आप किसी भी समस्या पे हार नहीं मानेंगे, शांत रहेंगे। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब समय चल रहा था तो उस समय दो लोग थे, एक लाल बाल पाल जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो
आसानी से अपना जो माइंड था टेम्पर खो देते थे। लेकिन एक काम माइंड वाले थे जिनको हम बोलते हैं कि वो रिवोल्यूशनरी अप्रोच नहीं अपनाते थे, वो उनसे विनती करते थे, धरना पे बैठ जाते थे, शांतिपूर्वक काम करते थे, तो वो लोग एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को इंटरलिंक करके चलते रहें तो आपकी आसानी कुछ हद तक कम हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को होमोरल थ्योरी के बारे में बताता हूँ। होमोरल थ्योरी जो है ये एंशियंट ग्रीक के द्वारा दी गई थ्योरी है, जिसमें जो ये हिप्पोक्रेट जो हमारा मस्तिष्क का पार्ट है, ये बिलीव करता है कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स फ्लूइड पाए जाते हैं। ऐसे 4 बॉडी ह्यूमर्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, फ्लूइड्स पाए जाते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा टेम्परामेंट कैसा रहेगा, हमारी स्किल कैसे डिपेंड करेगी उस टेम्परामेंट पे, हमारा नॉलेज उस टेम्परामेंट पे कैसे डिपेंड करेगा। तो अगर आपके येलो बाइल्स 4 बॉडी फ्लूइड पाए जाते हैं, उसमें एक येलो बाइल्स होता है, एक ब्लैक बाइल्स होता है, एक ब्लड होता है, एक फ्लेगम होता है। तो गैलेन ने इनको एक्सप्लेन करा है कि जो हमारा हिप्पोक्रेट एरिया होता है उसमें कुछ चीज़ें वो बताए हैं कि इसमें एक संग्यून पाया जाता है, एक चुरेलरिया पाया जाता है, एक मेलानोचोलिक पाया जाता है, एक पेलामैग्नेटिक पाया जाता है। तो इससे जो आपकी पर्सनालिटी, अगर आपके संग्यून या रेड ब्लड पाया जा रहा है तो आपकी पर्सनालिटी हंसी मजाक वाली होगी, चीयरफुल टाइप की होगी, हंसमुख होंगे। अगर आपके अंदर चोलरिक पाया जा रहा है तो आप हमेशा गुस्सैल होंगे, हार्ड टेम्पर होंगे, किसी को मारना, दबदबा कल्चा, परेशान करना, अपना एटीट्यूड दिखाना, तो आपके अंदर ये चीज़ आएगी। मेलांचोलिक अगर होंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, किसी से मतलब नहीं रहेंगे, हमेशा डिप्रेस रहेंगे। तो एक ये भी चीज़ है। फेलामैग्नेटिक अगर पाया जाएगा तो आपके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होंगे, आप लोनलीनेस टेंडेंसी वाले होंगे, आपको किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे जो कुछ हो, हम भाड़ में जाए जनता, हम तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इस तरीके के लोग होते हैं। तो ये कितना होमोरल थेरेपी जो है कि हमारे बॉडी में 4 फ्लूइड पाए जाते हैं, उन फ्लूइड के जरिए हमारी पर्सनालिटी, हमारी टेम्परामेंट में भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।